अब आवाज आ रही है? तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने है कि इकोनॉमी में आपको पढ़ना है नेशनल इनकम के बारे में। और नेशनल इनकम को मापने का जो तरीका है, जैसे मापते हैं कोई चीज को, एक मेजरमेंट करते हैं, उसमें से एक को हम जीडीपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। ये सब मापने का तरीका है। लेकिन सबसे पहले आपको नेशनल इनकम क्या है ये जानना है। कई तरह के इसमें टर्म आएंगे। आज कुछ ऐसा नया चीज सीखने को होगा जो बहुत बेसिक चीज है, लेकिन हम लोग उसको इकोनॉमिक्स में नहीं जानते कि इसको क्या कहते हैं। लेकिन जनरल लाइफ में जानते हैं कि इसे, हाँ, हम चीज ये जानते हैं कि इसे ये कहा जाता है, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं उसे नहीं पता। और इसी से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है, डिफिनीशन से उठा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसे हम क्या कहते हैं। बहुत बारीकी से समझिएगा, थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ये तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम क्या होता है? ये पेज है? अच्छा, वो, हाँ, सॉरी, यहां से आएगा ना। हाँ, अब देखिए नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम किसी भी देश का, मान लीजिए कि आपने यहां तक कोई एक देश रखा है, ये एक देश है, कोई एक कंट्री है, और इस देश में जितना भी इनकम होता है, इनकम किस तरह से हो सकता है? आप कमा रहे हैं तो सेवा से हो सकता है, या सामान बना करके हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने ये एक पेन बनाया, तो इसका इनकम एक पेन नहीं होगा, बल्कि इसकी मार्केट प्राइस जितनी होगी उतना होगा। इस पेन का जितना कीमत होगा वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होता है। यह नहीं कि कितना, मान लीजिए कि हमने 100 टन लोहा का उत्पादन किया, तो 100 टन लोहा हम नेशनल इनकम में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि 100 टन का कितना मार्केट में प्राइस होगा उसको जोड़ते हैं। तो नेशनल इनकम में क्या होगा कि जितने भी देश के अंदर, और देश कौन सा है, एक पॉलिटिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जो हम ले लेते हैं, उसको हम मानेंगे कि हाँ, इस देश में किया गया जो हमारा इनकम है। जैसे कि मान लीजिए कि आप भारत में रह करके एक पेन बना रहे हैं और उसकी कीमत 40 रुपया है, तो वो आपने भारत के इनकम में अपना मदद किया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति यहां पे आकर के वो पेन बना रहा है, लेकिन ये यहां का इनकम नहीं, वो अपना पैसा विदेश में भेज रहा है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। लेकिन कोई विदेश का व्यक्ति यहां पे आकर हमारे साथ ही ये पेन बनाने में मदद कर रहा है, और उसका पेन बनाने में मदद कर रहा है, और यह फायदा भारत को हो रहा है, तो उसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। तो क्या नेशनल इनकम के लिए हमारे भारत का नागरिक होना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं कि भारत का नागरिक ही सिर्फ हमारे नेशनल इनकम में मदद करे। आप भारत के नागरिक नहीं भी हैं, लेकिन आप भारत की इकोनॉमी में मदद कर रहे हैं, भारत को क्या बोलते हैं, उत्पाद करवाने में मदद कर रहे हैं, प्रोडक्शन देने में मदद कर रहे हैं, तो आप नेशनल इनकम का हिस्सा हैं। तो नेशनल इनकम एक यही है, किसी भी क्षेत्र में किया गया इनकम दो तरीका से जनरली हो सकता है। एक गुड्स के माध्यम से हो सकता है, और नहीं तो एक किसके माध्यम से हो सकता है, एक हमारे सर्विसेज के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, तो हमारा गुड्स या सर्विस के माध्यम से आप देश को इनकम दे रहे हैं, तो उसे हम नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय में ला सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय, जिसे सकल राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, एक देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि, और एक बात याद रखना है, एक अवधि फिक्स है कि आपको 1 साल का, 6 महीना का, तो यहां पे भारत में कितने दिन का है, आमतौर पर कितना पर है, 1 साल पर। 1 साल में आप कितना इनकम दे रहे हैं। मान लीजिए कि 1 साल में मैंने ऐसा, एक दिन में एक पेन बना रहा हूं, और 1 साल में मान लीजिए कि मैंने 300 पेन बना दिया, और एक पेन की कीमत कितना रुपए, 40 रुपए है, तो 300 पेन की कीमत कितना होगा? वही करीब से करीब हम बात कर लेते हैं कि 12,000 के करीब हो जाएगा। अब वो देखिए, वो जो हमारा है, हमारे द्वारा वो हमारा नेशनल इनकम का एक हिस्सा हो गया। तो वही चीज होता है कि जो भी चीज आप 1 साल में जितना उत्पादित करते हैं, तो वही सभी अंतिम वस्तुओं पर सेवाओं का कुल बाजार मूल्य, और यहां पे लिखा हुआ है कौन सा मूल्य, बाजार मूल्य, जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। इंपॉर्टेंट है मार्केट प्राइस समझना, कि मार्केट प्राइस क्या होता है, ये सब भी हम टर्म अभी बताऊंगा। ये आपको अगर नेशनल इनकम को समझना है, तो बहुत सारे में छोटे छोटे वर्ड आएंगे, जैसे आएगा मार्केट, बाजार मूल्य क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन पूछ देता है, इसका फॉर्मूला पूछ देता है कि बाजार मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है।
उसके भी हम बताएंगे। तो याद रखिएगा कि जो मार्केट प्राइस पर जो हम जितना, जैसे मार्केट प्राइस पेन का भी रुपया 40 रुपए चल रहा है, हाँ ऑनलाइन तो है। तो मार्केट प्राइस अगर इस 40 रुपया चल रहा है, तो आप उतना एक साल में जितना भी आप उत्पादन करते हैं उस प्राइस का वैल्यू ही हमारा नेशनल इनकम कहलाएगा। तो यह किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण माप है, जो यह दर्शाता है कि देश में कितना उत्पादन किया गया है। अब आप सिंपल कहेंगे ठीक है, नेशनल इनकम इतना हो गया तो वही तो जीडीपी हो गया, और क्या। नहीं, जीडीपी इतना निकालना इतना आसान नहीं है। जितना आप बना रहे हैं और बना के जितना मार्केट प्राइस हो रहा है, क्या वही जीडीपी है? अब यही क्वेश्चन पूछ देगा, जीडीपी इनमें से क्या हो सकता है? तो भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और उसका जितना मार्केट प्राइस होता है, क्या वही एक जीडीपी है? नहीं, वो जीडीपी नहीं है, वो नेशनल इनकम है। लेकिन जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का डिफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए उस पर भी चलेंगे, लेकिन हम नेशनल इनकम को और अच्छे से समझने के लिए, जीडीपी को समझने के लिए हम कुछ बेसिक टर्म को जानेंगे, छोटे छोटे शब्द को जानेंगे कि उसको क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि नेशनल इनकम का थोड़ा हिस्ट्री बता दे कि भारत में नेशनल इनकम कब से आया और किन्होंने लेकर के आया था, और कौन सी संस्था हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है। हम बैठ के करते हैं कि कोई हमारे राजनेता बैठ के करते हैं कि कोई एक संस्था करती है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री में आता है, हमारा हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम की बात कर लेते। तो सबसे पहले हमारे भारत का राष्ट्रीय आय का मापन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये कब किए थे? हमारे 1867 से 1868 के टाइम में। अब कोई किसकी जरूरत क्या है? तो उस समय भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हमारा औद्योगिकरण हो रहा था, बहुत सारा मशीनें बनाई जा रही थी, फैक्ट्रियां बनाई जा रही थी, रेल का विकास हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। और पूरे दुनिया में वही बता रहे थे, देखिए हम भारत को विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं भारत को। और विकसित, यहां पे ट्रेन ला रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बनवा रहे हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, फैक्ट्री बनवा रहे हैं, हम तो भारत को विकास कर रहा है। उसके बदले में हम थोड़ा सा कुछ ले लेते हैं भारतीयों से पैसा, तो क्या हर्ज है? और यही तरह से वो लुभाते जा रहे थे भारत वाले को, और भारत कह रहे थे कि हाँ हमारे पास तो ट्रेन आ रहा है जो कभी था नहीं, लेकिन वो भारत को हमारा लूटते जा रहे थे, ये पता नहीं था। तो कैसे पता चलेगा कि भारत हमारा गुलाम आर्थिक रूप से बन रहा है? और उन्हें दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले बताया था कि हम गुलाम तो चलिए फिजिकल तौर पे हैं ही, यहां तो भौतिक तौर पे हैं ही, और साथ में हम मानसिक तौर पे भी हैं, लेकिन आर्थिक तौर पे भी हम उनका गुलाम हैं। तो उन्होंने एक आंकड़ा, रफली आंकड़ा निकाला और बताया कि एक, जहां पे हम सोने की चिड़िया कही जाती थी भारत, जहां पे हर व्यक्ति की आय बहुत अच्छी खासी थी, अब हर व्यक्ति की आय मात्र 20 रुपए पर ईयर है, पर मंथ है। ऐसे निकाला गया उनका, मतलब 20 रुपए है। अगर पूछा जाए पर कैपिटा इनकम कितना था, तो 20 रुपए इनके द्वारा, किनके द्वारा निकाला गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो उन्होंने यह बताया कि मेड द फर्स्ट रफ एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम। पहली बार भारत में, एक हमारा स्वतंत्र भारत नहीं था तब भी ये आंकड़ा निकाले कि भारतीय लोग कितना हमारा प्रोडक्शन करते हैं। उनका देखा गया तो एक रफ एस्टिमेट हमारा निकाले नेशनल इनकम का, फोकसिंग ऑन द ड्रेन्स ऑफ वेल्थ। इन्होंने ड्रेन्स ऑफ वेल्थ यानी कहा कि धन के निकास के लिए उन्होंने इस तरह का डेटा तैयार किया था फ्रॉम इंडियन ब्रिटेन। तो हमारा यही कहा कि भारत से ब्रिटेन तक धन के निकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय का पहला मोटा अनुमान लगाया गया। दादा भाई नौरोजी ने तब जाके जनता को बताया, देखिए हम जहां सोने की चिड़िया होते थे, हमें ये ट्रेन और ये सब तो दे रहे हैं, लेकिन ये सब जो लेकर के आए हैं ये हमें पूरी तरीका से आर्थिक तरह से कमजोर करने के लिए, विकास करने के लिए, इनका प्लान जो है हमें आर्थिक रूप से वीक करने का है, स्ट्रॉन्ग करने की नहीं है। और ये जाकर के लंदन में जाकर के भी बोल के आए थे, सबको सामने बोल करके आए थे कि आप हमें विकसित नहीं कर रहे हैं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तो कोई भी चीज अगर आर्थिक रूप से आपको कमजोर करेगा तो आप, जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज से जीत नहीं सकते। उनका यही मेन अंग्रेजों का मुद्दा था, और इसी को उन्होंने तोड़ा। तब आदमियों को समझ में आया कि नहीं यार, हमें दे तो रहा है लेकिन हमसे शोषण भी कर रहा है, और इसी चीज पर तब आजादी की तरफ हमारे सब लोग बढ़े। तब जाकर के उनको नेशनलिज्म का और ज्यादा विकास हुआ, कहे कि नहीं, अब भारत को हमको इस अंग्रेज से छुड़वाना है, हमें जो सोने की चिड़िया थी इसको लूट रहे हैं। तब जाकर लोगों को पता चला इनके आंकड़े से। उसके बाद फिर में हमारे
1931 से 1932 में, ये भी आजादी से पहले की बात है, तो उस समय हमारा VKRV राव के द्वारा हमारा दिया गया था। अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया और अर्थव्यवस्था को क्षेत्रों में विभाजित किया और उत्पादन और आय दोनों तरीकों का उपयोग किया। इसमें उन्होंने उत्पादन का और आय के बारे में पूरा एक आंकड़ा रफली निकाले। कब? आजादी से पहले का। ऐसे पहले एक हमारे दादा भाई नौरोजी थे, इसलिए वो फेमस है, इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। और साथ में हमारे आए VKRV राव, इनके द्वारा भी आंकड़ा दिया गया था। अब आजादी के बाद की हम बात कर लेते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं कि हमारा 1949 से 47 के बाद में हमारा कुछ कमेटियां बनाई गई। कमेटी बनी, एक नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई और उसमें यह कहा गया कि नेशनल इनकम की कमेटी के अध्यक्ष के रूप में रखा गया था सहाल बोनिश को। नाम सुने उनका? महाल नोबिस को, जिन्होंने हमारे एक तरीका से अगर बात करते पंचवर्षीय योजना में उन्होंने अपना साथ भी निभाया था, उनका आंकड़ा भी था। तो सरकार ने पीसी की अध्यक्षता, पीसी महाल बोनिश जो है उनको, एक्चुअली इसके मामले में वो हमारे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने भारत में इकोनॉमिक्स को एक क्या बोलते हैं पिलर के रूप में बांध दिया था। तो सरकार ने पीसी की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना की। महालवोनिश के द्वारा विश्वसनीय राष्ट्रीय आय अनुमान के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए हमारा ये संगठन बनाया गया था, जिसको नेशनल इनकम कमेटी कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस भी बनाया गया था, जिसको CSO, अब हमारा के NSO, जिसको बोलते हैं हमारा नेशनल स्टैटिक ऑफिस के नाम से जानते हैं, अब ये बन गया है। तो वाज ए फॉर्म to take over the responsibility of estimate and the publishing national income data। तो नेशनल इनकम डाटा कौन देता है? NSO। NSO का फुल फॉर्म नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, उसके द्वारा हमें मिलता है। फर्स्ट ऑफिशियली एस्टिमेट 1948 से 1949 में दिया गया था, ठीक है। और किस बेस को मानकर, एक्चुअली 1951 में यह आंकड़ा पूरा सामने आया था, लेकिन इस बेस को मान के दिया गया था। तो नेशनल इनकम कमेटी एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर 1948 से 1949 में 8,710 करोड़ का बताया गया था कि भारत का क्या है, नेशनल इनकम है। कितना बताया गया? 8,710 करोड़ रुपया। उसमें कहा गया कि पर कैपिटा इनकम भारत की कितना है? 225 रुपया। और स्टार्टिंग में कितना था? 20 रुपया, जब हमारे किसने, दादा भाई नौरोजी ने निकाला था, और इनके द्वारा 225 रुपया ये आया। तब से भारत में अब अलग अलग तरीका से अब जांच पड़ताल करके हमारे भारत का नेशनल इनकम को देखा गया कि कैसे हम लोग कमाते हैं। जितना ज्यादा नेशनल इनकम होगा उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। अभी प्रेजेंट डे में नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो मैंने अभी बताया, NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, यही द NSO continues to estimate and publish national income statistical annually। हमेशा हर साल कौन निकालता है? तो यही निकालेगा NSO। ये कई बार एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो NSO को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स भी है, जो हमारे लेखा संख्यांकी का काम करता है। जैसे कि द NSO पब्लिश दीज स्टैटिक्स प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द इंडिया इनकमिंग परफॉर्मेंस। हमारा परफॉर्मेंस कैसा है उसको हमारा स्टैटिकल अकाउंट स्टैटिक्स देखता है, और हमारा कितना आय हुआ है वो स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। अब ये सब क्या है? अभी आपको वर्ड कुछ कुछ हार्ड लग रहा होगा, आगे समझ में आएगा। तो चलिए नेशनल इनकम कमेटी के बारे में जानते हैं कि पहली कमेटी जो बनी थी 1951 के द्वारा हमारा बन के स्टार्ट हुआ था प्रेजेंट में, और आंकड़ा लिया गया था 1948 से 49 में। पहली कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अगर पूछा है कौन कौन से लोग थे, तो ये 3 जो थे यहाँ पर। एक का नाम है हमारा पीसी महाल बोनिश, उसके बाद गडगिल साहब, और उसके बाद RK राव। तो ये देखिए हमारा महाल बोनिश यही है, इनके द्वारा ये किया गया था। फिर उसके बाद हमारा गडगिल समिति भी आई थी, आपको पॉलिटी में ये पढ़ना है। उसके बाद हमारा राव साहब भी थे। इन तीनों ने मिलकर के स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत को नेशनल इनकम का पूरा दर्जा दिया कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, इन्होंने बताया। और इन्हीं के आधार पर अब हर साल भारत का नेशनल इनकम निकाला जाता है कि हम कितना कमाते हैं। तो मीटिंग में वैसे हुआ था, ये 3 हमारे उनके मेंबर थे। अब देखिए सबसे पहले वर्ड एक आता है। अब हम लोग कुछ ऐसे ऐसे वर्ड के बारे में जानेंगे जो कि इस नेशनल इनकम को समझने में मदद करेगा। एक आएगा डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी। चलिए, ये वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी किसको कहते हैं, जिसको हम बोलेंगे हमारा जो ये क्षेत्र है इंडिया, इकोनॉमिक टेरिटरी में कौन आएगा। सपोज दैट, मान लीजिए कि हमारा ये भारत है, तो भारत में सिर्फ क्या भारतीय रहते हैं कि विदेशी भी रहते हैं? विदेशी भी रहते हैं।
कुछ हमारे विदेशी के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि हमारा ना भारतीय है ना विदेशी है, वो घुसपैठिया भी है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिया जिनको हम आश्रय देते हैं, कुछ कुछ लोग को हम क्या करते हैं, आश्रय देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सब कहते हैं कि नहीं हम आश्रय लेने के लिए भारत में आते हैं, बांग्लादेश के कुछ लोग भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं और जो विदेशी हैं। कुछ ऐसे भारतीय हैं जो कि कमाते हैं और भारत के इनकम में साथ देते हैं। कुछ ऐसे भारतीय, सब के सब भारतीय कमाते नहीं हैं, कुछ ही कमाते हैं, और जो कमाते हैं वो भारत के इनकम में साथ देते हैं। ठीक है, तो वो जो एरिया जो हो गया, जितना दूर एरिया में भारत के लोग कमा करके भारत के इनकम में साथ देते हैं, तो वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन पैसा क्या हमारे भारत में रहने के बावजूद ही पैसा आता है क्या? बाहर से पैसा नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि भारत का एक प्लेन है, इंडिगो, भारत का इंडिगो एक प्लेन मान लीजिए, एयरलाइंस अगर मान लीजिए है, और वो उड़ रहा है पेरिस टू जापान। वो तो भारत में नहीं है, वो कहां उड़ रहा है? पेरिस से जापान में जुड़ रहा है। लेकिन वो सब जो पैसा जो कमा रहे कहां आएगा? भारत में आएगा, तो वो भी नेशनल इनकम का हिस्सा है। लेकिन जो भारत में रहने वाले कोई भी दूतावास, दूतावास का मतलब जो भी हमारा एम्बेसी होती है, जैसे कि भारत में रहने वाले अमेरिका के एम्बेसी कहां पे है? दिल्ली में, और दिल्ली में एम्बेसी है, वो कुछ कमा रही है, अर्जित कर रही है, तो वो हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है, भले वो भारत में है। वो कहां पर है? भारत में है, लेकिन वो कहां का है? अमेरिका का है, तो वो भारत का हिस्सा नहीं, वो अमेरिका का जगह होगा। अगर इंडिया का एम्बेसी कोई दूसरे पाकिस्तान में है, इंडिया का एम्बेसी चाइना में है, इंडिया का एम्बेसी अगर अमेरिका में है, तो वहां से जो पैसा अर्जित होगा वो भारत के टेरिटरी में काउंट होगा, इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा। तो भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी में कौन काउंट होता है, कौन नहीं काउंट होता है, उसका फिक्स डाटा बिल्कुल रख लेना है दिमाग में। इससे क्वेश्चन पूछता है कि भारत के इकोनॉमिक टेरिटरी में कौन आता है या डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारा कौन आता है। उसमें देखिए एक एग्जांपल पे यहां पे दिया है, वर्ल्ड बैंक भारत में है। मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का एक ब्रांच, एक कोई जगह है वर्ल्ड बैंक भारत में है, तो क्या वो नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगा? नहीं। अगर बात कर लेते हैं यूके हाई कमीशन, यूके का कोई हाई कमीशन यहां पर है, कलकत्ता साइड में है, तो क्या वो भारत का भारत के हमारी इकोनॉमी का हिस्सा करेगा? नहीं। भले वो भारत में है, वो पैसा कमा रहा है, लेकिन हमारे इकोनॉमी में वो हिस्सा नहीं होगा। लेकिन कोई एक प्लेन है जो नेपाल से काठमांडू जाता है, उसका भारत से लेना देना नहीं, लेकिन वो भारत का ही प्लेन है, तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा हो जाएगा। कोई मिलिट्री बेस है दूसरे जगह पर, मिलिट्री बेस है, वहां पे भी तो भारत का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन कोई भारत के एरिया में कोई मिलिट्री बेस है या कुछ अलग चीज है, तो भारत का इकोनॉमिक में हिस्सा नहीं है। तो यह बिल्कुल जाना जरूरी है कि कौन सा डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट आता है। उसके लिए यहां पर है, तो इकोनॉमिक या डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो अर्थशास्त्र में घरेलू क्षेत्र उस आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें सरकार द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र शामिल होता है, जिसके भीतर व्यक्ति, सामान और पूंजी स्वतंत्र रूप से प्रसारित होती है। कृपया ध्यान दें कि आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र राजनीतिक भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है, जिनका अर्थ है किसी देश की सीमाएं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि इतना दूर हमारा भारत है, यह भारत का हिस्सा अगर है एक तरह से, मान लीजिए कि यह भारत का हिस्सा है इतना, तो यह हमारा एक भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन भौगोलिक क्षेत्र क्या आर्थिक क्षेत्र के बराबर होगा? नहीं। भौगोलिक क्षेत्र अलग है, भौगोलिक क्षेत्र सिर्फ हमारा बाउंड्री तय करता है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र बाउंड्री तय नहीं करता है। वो कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, भारत के बाहर भी हो सकता है। लेकिन एक चीज और भी, हमारा अगर पूछेगा कि क्या आर्थिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र या हम बात कर लेते हैं समुद्री क्षेत्र या विदेशी क्षेत्र आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। फिर से सुनिए, मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं कि भारत के अगर पूछेगा आर्थिक क्षेत्र में, ये हमारा कहां पे लिखा है, आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र में क्या भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, भारत का हमारा समुद्री क्षेत्र और भारत का उपस्थित विदेश क्षेत्र, क्या उसके अंतर्गत आएगा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो आर्थिक भौगोलिक क्षेत्र में यानी यहां पर इकोनॉमिकल एरिया में हमारा क्या क्या हो सकता है, यानी हम बात कर लेते हैं इंडियन लैंड, जो हमारा इंडिया का
लैंड होगा, वो हो सकता है, प्लस समुद्र का एरिया। कितना समुद्र का एरिया? 12 नॉटिकल माइल। सुने कि नहीं? तो नॉटिकल माइल हमारा जो आएगा 12 नॉटिकल माइल, वो एरिया, और प्लस हमारा विदेश में भारत का जो दूतावास या कोई भी चीज विदेश में मौजूद है। चाहे हम बात करते हैं भारत का, अगर हम पाकिस्तान में हमारा दूतावास मौजूद है, भारत का अगर कुछ और भी चीज मौजूद है वहां से लेकर, या एयरलाइंस का कुछ हमारा ऑफिस मौजूद है वहां पर, तो बिल्कुल वो भारत के इकोनॉमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो हमारा क्या, विदेश में भारत का इकोनॉमिक एरिया, इकोनॉमिक एरिया, जो भी इकोनॉमिक एरिया है, जैसे कि दूतावास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब इसके अंतर्गत में आता है। तो यही बात है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब ये समझना सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र ही है, जितना दूर हम पैसा हमारे से अर्जित होकर आता है वो सब डोमेस्टिक एरिया में कैलकुलेट हो जाएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द नेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग, कौन कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है उसको देख लीजिए। या ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट पे। पहला पॉइंट यहां पे देखा दे रहा है कि किसी देश के हवाई क्षेत्र, कोई भी देश का हवाई क्षेत्र और क्षेत्रीय जल सहित, जो जल सहित हम कितना 12 नॉटिकल माइल बोले, भौगोलिक सीमाओं के भीतर स्थित क्षेत्र, इसमें भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र शामिल है। भारत से कश्मीर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र शामिल है, या प्रादेशिक जल, तटीय जल, जो कि हमारा 12 नॉटिकल माइल होता है, या 12 नॉटिकल माइल को हम अगर हम मील में कन्वर्ट करते हैं तो 22 किलोमीटर होता है, और उसी तक जाती है। तो ये सब एरिया जो है सब के सब डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो पहला तो पॉइंट हुआ कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन आता है, जितना भारत का कौन सा एरिया हो गया, भारत का पूरा जो ज्योग्राफिकल एरिया आ गया और हमारा समुद्री वाला एरिया आ गया, वो सो हमारा भारत के हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। जिसको दूसरा में वैसा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में देश के निवासियों, अब हमारा भारत के लोग कुछ हमारा पाकिस्तान में, चाइना में, कहीं जापान में रह रहे हैं, वो निवासी हैं। हमारे मामले में भारतीयों जो द्वारा संचालित मछली पकड़ने वाले जहाजों और विमानों सहित जहाज, इस प्रकार के यदि आप हिथ्रो हवाई अड्डों पर भारतीय विमान के अंदर हैं तो भी आप भारत के घरेलू क्षेत्र के अंदर होंगे। यानी वो भले कहीं भी विचार कर रहा, मान लीजिए कि वो मछली पकड़ने के लिए मॉरिशस जा रहा हो और उससे मछली पकड़ करके भारत का इनकम होता है, भारत में बेचता और भारत का इनकम होता है, तो भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। कोई दूसरे देश में जाकर के, जैसे कि कोई मॉरिशस में अपना काम करके और भारत में लेकर के आता हो, तो वो भी हमारा भारत के डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। दूसरा, याद रखेंगे, कृपया ध्यान दें कि एक भारतीय विमान या जहाज दो शहरों के बीच यात्रा कर रहा हो, संभव है कि दोनों शहर भारत के न हो। उदाहरण के लिए टोक्यो और पेरिस के बीच उड़ान भरने वाला एक एयर इंडिया का विमान अभी भी भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा होगा, भले ही दोनों गंतव्य भारत के बाहर हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि विमान भारत की संपत्ति है। अगर कोई दोनों के देश के बीच में, टोक्यो और पेरिस के बीच में ट्रैवल कर रहा है, भले वो भारत में नहीं आ रहा है, लेकिन वो वहीं पर ट्रैवल कर रहा है, लेकिन वो संपत्ति किसकी है? इंडिया की है, तो इंडिया को इससे इनकम होगा, तो हमारे इंडिया के वो टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी में, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारा तीसरा नंबर पे, किसी निवासी देश से तेल या प्राकृतिक गैस और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो विदेशी जल क्षेत्र में काम कर रहे हो, फिर भी यह भारत की संपत्ति है। जैसे कि बात कर लेते हैं किसी निवासी देश से तेल, जैसे कि भारत का एक गंगोत्री नाम से हमारा एक क्या है, साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्च सेंटर है। कहां पर है वो? अंटार्कटिका में है, वहां पर है। तो वहां पर अपना रिसर्च सेंटर चल रहा है, ये सब काम चल रहा है, वो एरिया वहां पे चलता है, भारत का उससे इनकम होता है, तो वो चीज भारत के टेरिटरी में, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में वो माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि वहां से भारत को इनकम हो रहा है, तो इनकम हो रहा है, पैसा जा रहा है, इनकम हो रहा है, वो भारत की संपत्ति से हो रहा है, इसीलिए वो इस टेरिटरी में आ जाएगा। या कहां से भारत को तेल मिल रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि हम तेल सिर्फ भारत के और भी क्षेत्र से, जैसे बॉम्बे हाईवे हो गया, ऑफशोर से हम जितना भी तेल निकालते हैं, तो हो सकता है कि वो तेल का पॉइंट ऑस्ट्रेलिया के पास में हो और वो भारत के द्वारा खोजा गया और भारत ने उससे संपत्ति अर्जित करता हो, तो वो भारत के टेरिटरी में वो भी आ जाएगा। जैसे कि विदेश में स्थित किसी देश के दूतावास, जो मैंने अभी बताया, दूतावास और वाणिज्यिक दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान जैसे राजनीतिक मिशन, इसीलिए वाशिंगटन डीसी में भारत
भारतीय दूतावास हमारे घरेलू क्षेत्र का एक हिस्सा है। दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान सभी भारत का संपत्ति है। अगर भारत का कोई भी चीज विदेश में मौजूद है और वो हमें भारत की संपत्ति से जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। हाँ पूछे, कुछ पूछ रहे थे। उस एम्बेसी कहते हैं, इंडियन एम्बेसी। अच्छा, एम्बेसी क्या होता है नहीं जानते हैं? किसी को पता है एम्बेसी क्या होता है? अच्छा, एम्बेसी जिसको नहीं पता उनको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपको अमेरिका जाना है घूमने के लिए, ठीक है? तो अमेरिका जाना, तो अमेरिका क्या करेगा? आपसे एक परमिट लेगा कि आप हमारे पास आ रहे हैं, तो अपना परमिशन लेटर दें कि आप हमारे पास आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, या कोई बिजनेस करने के लिए। तो जो वो आप कुछ दिन का रहता ना कि हम 1 महीना घूमने के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, या 1 साल के लिए जा रहे हैं, तो एक परमिट होता है। उस परमिट को वीजा कहते हैं। वीजा कहते हैं। तो वीजा आप थोड़ी क्या काम कीजिए कि यहां से आपका तो पासपोर्ट तो है, पासपोर्ट तो एक आइडेंटिटी कार्ड है, और पासपोर्ट तो आपका रहेगा ही कि ये भारत के आदमी है आप। वीजा क्या होता है? किसी देश के परमिट होता है कि आप उस देश में कितना दिन रहने वाले हैं। उसका उसमें क्या था? टैक्स इंक्लूडेड रहता है कि आप हमारे पास आ रहे हैं तो उसका उसमें टैक्स पैसा उसका पूरा इंक्लूडेड रहता है। तो आपने वीजा मान लीजिए अमेरिका का ले लिए। अमेरिका का वीजा कैसे लेंगे? आपको मान लीजिए कि अमेरिका में जाना है, तो क्या अमेरिका के पास जाएंगे? मान लीजिए कि आपने शिप से गए और इधर बैठे हुए बोलिए कि हमको अमेरिका में आने की अनुमति दे दीजिए। ऐसे नहीं होता। आपको पहले आपको अमेरिका से परमिशन लेने के लिए इंडिया में उसका एम्बेसी है, उसका अपना जगह है। भारत में उसका जगह, वो कहां पे? दिल्ली में। सब जितने भी दुनिया में 193 देश है, सबका एम्बेसी दिल्ली में मौजूद है। अब वो दिल्ली में मौजूद है, वहां पे आप जाइएगा तो अमेरिका का जितना दूर एम्बेसी है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो अमेरिका का है। वहां जाएंगे हाँ पूरा का अमेरिका का। हाँ, काम करने वाले इंडियन भी होंगे, तो वो इंडियन काम करने वाले भारत के इकोनॉमी ही में हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हाँ, सारे पैसे उसके पास जाएगा। आप गए, आपने कहा कि मुझे अमेरिका में 10 दिन के लिए जाना है, तो 10 दिन का माने कि आपने कहा कि 2 लाख रुपया लगेगा आपका इंडियन रुपीज के हिसाब से, आप उसको पे कीजिए, आपको वीजा मिल जाएगा। ठीक है, वो तो आप वहां से परमिशन लिए, तो ये कॉल करके वहां पूछेगा। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे स्कूल में दाखिला, वहां के कॉलेज में दाखिला लेना, तो ये कॉल करके पूछेंगे क्या रियली में ये पर्सन आए हैं, हम इस कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं? तो बोलेंगे कि हाँ, तो ठीक है, इनको वीजा हम दे देते हैं, स्टूडेंट वीजा मिल जाएगा। तो वहां से आप दिल्ली में जाएंगे, एम्बेसी से अपने वीजा कलेक्ट करेंगे, तब आपको वहां पे जाने का मौका मिलेगा। तो हर देश में, हर देश का अपना अपना एम्बेसी होता है। तो ये एम्बेसी, अब बात करते हैं अमेरिका, इंडिया में अमेरिका का एम्बेसी, तो अमेरिका इंडिया का वो हिस्सा नहीं है, वो किसका है? अमेरिका का है। और अमेरिका में इंडिया का एम्बेसी भी है। वहां के लोग अगर इंडिया आना चाहते हैं तो वहां जाएंगे, ठीक है, वहां जाकर के पूछेंगे, ये करेंगे, हम जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जाकर के वहां से परमिट लेंगे, और तब तो वो किसका हिस्सा? वो इंडिया का हिस्सा। तो इंडिया का एम्बेसी 193 देश में फैला हुआ है। पाकिस्तान, साउथ कोरिया को छोड़कर, सॉरी हमारा नॉर्थ कोरिया को छोड़कर, नॉर्थ कोरिया और वेटिकन सिटी, इस दोनों में इंडिया का एम्बेसी नहीं है। वेटिकन सिटी में हमारा नहीं, वो इटली ही संभाल लेता है, ठीक है। और साथ में हम बात कर लेते हैं नॉर्थ कोरिया में एम्बेसी नहीं है, तो नॉर्थ कोरिया हम लोग नहीं जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि जाना भी कोई नहीं चाहता है, क्या करेगा जाकर। और भी कुछ कुछ ऐसे देश है जहां पर हम लोग नहीं जा सकते। हाँ ठीक है, तानाशाही चल रहा है, लेकिन एम्बेसी कोई बनाना नहीं चाहता वहां पे, क्या करने जाएगा, सब मार के फेंक देगा, क्या पता है। इसीलिए तो हर जगह का, सीरिया का भी हमारे पास एम्बेसी है, सबका है, जहां भी जाना वहां का एम्बेसी। कहां पे जाएंगे आप? जाएंगे क्या बोलते हैं उसका नाम है, जवाहर पथ ऐसे ही करके कुछ है, दिल्ली में, उस एरिया में जाएंगे तो बहुत सारा एम्बेसी आपको दिखाई देगा, एक लाइन से ही एम्बेसी दिखाई देगा। अब वो इंडिया के टेरिटरी में नहीं आता, वो सब विदेश का है। नहीं, इनकम नहीं हो, वो सब उनके पास जा रहा है, तो आप नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। नहीं, अगर आप उसमें जॉब कर रहे हैं और पैसा वहां जा रहा है तो आप भारत के नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। हाँ, हम लोग ले रहे हैं सैलरी, हाँ, अगर हमारे भारत में अगर खर्च हो रहा है तब हमारा है, लेकिन वो लोग नहीं। अगर मान लीजिए कोई इंडियन एम्बेसी है, इंडियन अगर मान लीजिए इंडिया में है और वो विदेशी लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और इंडिया की इकोनॉमी में मदद कर रहे हैं, तो वो हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा हो जाएंगे वैसे। लेकिन भारत के कोई भी देश के राजदूत, हमारे देश का कोई भी देश के राजदूत हमारे देश का नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होते। वो राजदूत को हटा ही दो, वो पैसा जो भी आ रहा है वो सब कहां भेज रहे हैं?
अपने देश में, तो इसलिए वो हमारे देश का हिस्सा नहीं, इकोनॉमिक में हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वही चीज कह रहा है, वाणिज्यिक दूतावास जो होता है जिसको हम एम्बेसी कहते हैं, एम्बेसी हमारे हिस्से में नहीं आता। एम्बेसी हो गया, कंसल्टेशन, मिलिट्री एस्टेब्लिश हो गया, वो सब भी नहीं आएगा। ओके, क्या? हाँ, टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करना अलग चीज है इनकम करना अलग चीज है, ठीक है। टैक्स में वही तो आपको मैं बताऊंगा, कई छोटे छोटे वर्ड होता है क्या चीज में। आप नेशनल इनकम का मतलब खाली कर जितना कमाते हैं, भाई बहुत कुछ इसमें खर्च भी होता है, ये भी होता है। अब देखिए आपको बेवकूफ कैसे बनाएंगे नेता, वो भी देखिएगा। कुछ डेटा दिखा के कहेंगे, अब आप कहेंगे अरे वाह इतना अच्छा डेटा है, लेकिन आपको बारीकी से समझेगा जो पढ़े लिखे और इकोनॉमी के अच्छे जानकार है, वो कहेंगे कि अरे यार ये डेटा तो कुछ और है, इसका मूल्य तो कुछ और होगा। वो देखिएगा यहाँ पे पता चलेगा। अभी वही चीज है कि वहां पे कृपया ध्यान दें कि घरेलू क्षेत्र में विदेशी देशों के व्यक्तिगत संपत्ति या निजी कंपनियां शामिल नहीं है। फिर से क्या कह रहा है कि कृपया ध्यान दें कि घरेलू क्षेत्र में, जो भी घरेलू क्षेत्र में विदेशी देशों के व्यक्तिगत संपत्ति, जो भी उनका व्यक्तिगत संपत्ति है, उनका घर है, उनका ये चीज है, एम्बेसी है, उनका व्यक्तिगत संपत्ति या निजी कंपनियां, उनकी जो कोई निजी कंपनियां हैं, लेकिन उनका पर्सनल कंपनी है, लेकिन वो भारत के इकोनॉमी में कोई हिस्सा नहीं कर रहे हैं, यहां से एब्जॉर्ब करके फिर अपने ही देश में भेज रहे हैं। तो वो सब जो निजी कंपनियां हैं वो सब के सब हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आते। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय नागरिक के पास एम्स्टर्डम में घर या जमीन है, मान लीजिए यहां के आदमी का कोई विदेश में, एम्स्टर्डम एक जगह है, वहां पर एक अपना घर बना के रखा हुआ है। अब घर बना के रखा हुआ, वो अपना कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है, अपना वहां पर, ठीक है। तो वो क्या भारत की संपत्ति में हिस्सा होगा? नहीं। लेकिन वो कमा करके भारत में भेज रहा है तो हो जाएगा, लेकिन वो वहीं पे कमा रहा है, खा रहा है, कुछ कर रहा है, तो भारत की संपत्ति में नहीं आएगा। तो याद रखेंगे, तो नागरिक पास एम्स्टर्डम में या घर या जमीन है तो इसे घरेलू क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। अब उपरोक्त बातों को ध्यान में रखने के बाद यह स्पष्ट है कि भारत में स्थित अन्य देशों के दूतावास, सैन्य अड्डे यदि आदि हमारे घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं माने जाते। यानी किसी भी देश का या कोई हमारा मिलिट्री बेस हो, हमारे इंडिया में मिलिट्री बेस होता है, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारा दूतावास हो यानी एम्बेसी हो, वो हमारे भारत के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते हैं या इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आते हैं। वही चीज यहां पे बताया गया है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब मार्केट प्राइस के बारे में जानते हैं कि अब कुछ हम इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देंगे कि नेशनल इनकम को समझने से पहले क्या क्या चीज हमारा वर्ड आएगा। एक वर्ड आएगा आपके पास मार्केट प्राइस, थोड़ा देर पहले भी आया था, बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य होता क्या है? कोई सिंपली से बताए बिना डिफिनेशन पढ़े हुए, बाजार मूल्य क्या होता होगा? बताऊंगा। देखिए मान लीजिए कि ये मैंने पेन बनाया, आप समझ जाएंगे मार्केट प्राइस क्या है। ये पेन बनाया, पेन बनाने में हमको लागत लगा, सब कुछ लगा करके 40 रुपया लागत लगा, ठीक है, 40 रुपया लागत लगा। और इसमें मैंने इसका जब मार्केट में ले जाएंगे तो इस पे कुछ टैक्स लगेगा। टैक्स मान लीजिए 10% लगा, 10% लगा, मान लीजिए 10 रुपया टैक्स लगा, 10% नहीं 10 रुपया टैक्स लगा, तो 40 और 10 कितना हो गया? 50 रुपया। अब ये मार्केट में बिकेगा, लेकिन इस पे गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी समझते हैं? नहीं, हाँ, सब्सिडी मतलब छूट नहीं, सरकार आपको उसके बदले में पैसा देती है, एवज देती है। आप नहीं, आपको देती है। हाँ बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, गैस वाला कैसा हुआ सब्सिडी, मान लीजिए कि मार्केट का प्राइस, ये बनाने में इसका खर्च कितना है? 40 रुपया, आपका इंटरेस्ट इस पे 10 रुपया, तो टोटल कितना हुआ? 50 रुपया। मान लीजिए कि सरकार ने आपको इस खरीदने में मदद की 5 रुपया का, कि आप 5 रुपये हमसे ले लीजिए और आप इसको खरीद लीजिए। तो अब इस पे ध्यान दिए कि 40 रुपया बनाने में लगा, 10 रुपया आपका क्या लगा? टैक्स लगा, और 5 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, तो 5 रुपया माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ? 45 रुपया। उसी तरीका से अगर मान लीजिए कि सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो सब्सिडी कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो अब सिंपल सा समझना है कि इसका मार्केट प्राइस अब क्या होगा। हम 3 कंडीशन बताएं, तो पहले ध्यान में रखिएगा कि मार्केट प्राइस रिफर टू द प्राइस दैट अ कंज्यूमर पे फॉर द प्रोडक्ट व्हाइल परचेजिंग इट फ्रॉम द सेलर।
कोई भी बेचने वाले से खरीदने का, कोई भी बेचने वाला पर्सन है, उसे खरीदने में जितना पैसा हम लगाते हैं, जितना पैसा हम लगाते हैं उसे हम मार्केट प्राइस में इंक्लूड करेंगे। जैसे बाजार मूल्य, जिसको एमपी के नाम से करते हैं, उस कीमत को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता विक्रेता से उत्पाद खरीदते समय उसके लिए भुगतान करता हो। उसके लिए क्या करता हो? भुगतान। भुगतान मतलब जितना पैसा देता हो, जितना पैसा देता हो। ओके, दूसरे शब्दों में यह वह कीमत है जिस पर कोई उत्पाद बाजार में बेचा जाता हो। अगर ये इस मार्केट में अगर ये बिक रहा है 50 रुपया का, तो इसका हमारा मार्केट प्राइस कितना हो गया? 50। लेकिन मार्केट प्राइस में कुछ कुछ इंक्लूड रहता है। क्या क्या इंक्लूड रहता है? यहां देखिए, मार्केट प्राइस में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको बनाने में कितना खर्च लगा था? 40 रुपया। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स, इसका टैक्स कितना लगा था? 10 रुपया। और मैंने क्या बताया था कि सरकार आपको मदद कितना कर, सरकार मदद करती है तो कितना सब्सिडी कहते हैं, तो उसमें सब्सिडी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो जितना हमारा होगा वही उसका क्या होगा? मार्केट प्राइस। मान लीजिए कि आपने 40 रुपया बनाने में खर्च लगा, 10 रुपया इंटरेस्ट लगा और सब्सिडी सरकार आपको 5 रुपया मदद कर रही, तो इसका मार्केट प्राइस कितना होगा? 40, 10 50, और 50 में से 5 गया 45, तो इसका मार्केट प्राइस कितना होगा? 45। उसी तरीका से मान लीजिए कि इस पे सब्सिडी सरकार दे ही नहीं रही है, पेन पे सब्सिडी थोड़ी देती है, गैस सिलेंडर पे दे रही है ना, पेन पे तो नहीं देती है, तो इसका मार्केट प्राइस क्या होगा? 40 रुपया बनाने में खर्च लगा, 10 रुपया इंटरेस्ट लगा और सब्सिडी कितना होगा? 0। तो 40 और 10 50 माइनस 0 कितना होगा? 50। तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 50 रुपए। तो किसी भी मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा फॉर्मूला? बनाने में जितना खर्च लगा वो, और टैक्स जितना लगा वो, और साथ में उसमें माइनस क्या कर देंगे? सब्सिडी। होगा तो जितना रहेगा वो माइनस करेंगे, नहीं होगा तो 0 माइनस करेंगे, तो वो उसका क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। इससे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ देता है। तो यही सिंपल सी बात है, बाजार मूल्य उस कीमत को संदर्भित करता है जो उपभोक्ता विक्रेता से उत्पाद खरीदते समय उसके लिए भुगतान करता है, या दूसरे शब्दों में वह कीमत है जिस पर कोई उत्पाद बाजार में बेचा जाता है। बाजार मूल्य में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स शामिल होंगे, क्योंकि वे बिक्री मूल्य में जोड़े जाते हैं। जो बिक्री किया तो उसमें मूल्य में जोड़े जाते हैं। और प्राप्त सब्सिडी शामिल नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें बिक्री मूल्य से काट लिया जाता है, तो इसीलिए उसको हम माइनस कर दिया गया। तो इसीलिए फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये तो मार्केट प्राइस हुआ। अब होता है फैक्टर कॉस्ट। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो मैंने यहां पे अभी बताया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां पे बताया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बनाने में जितना खर्च लगता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे उसी इस पे ध्यान दीजिएगा, और उसी के हिसाब से मैंने यहां पे बताया फैक्टर कॉस्ट क्या होगा। कारक लागत, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जैसे कि फैक्टर कॉस्ट रिफर टू द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट आर incurred by the firm when producing good and services. In other words, it is the cost of producing a good or services. देखिए, कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितना खर्च लगता हो, जैसे कि मान लीजिए कि इसका मैंने बताया था, इसको बनाने में खर्च 40 रुपया लगता हो, तब बना कैसे होगा? कच्चा माल आया होगा, लेबर ने मदद किया होगा, तो उसका भी तो चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, आप उसको मशीन में आपने काम करवाया तो मशीन के जो हमारा खर्च लगा उसका भी तो जोड़ना पड़ेगा। ये सब तो चीज आपने ऐड किया है, तो वही चीज जितना ऐड करके आपने ये बनाया है, तो वो जितना आपने इसको बनाने में मदद किया है वो उसका फैक्टर कॉस्ट हो गया, जितना बनाने में आपने इसमें मदद किया। तो उसके बाद इन अदर वर्ड इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एज अ गुड एंड सर्विसेज। सिंपल से ये बात है, या किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन की लागत होती है। उत्पाद करने में जितनी इसकी लागत हो गई उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट में अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होता। कैसे शामिल होगा? बनाने में जितना खर्च हुआ वो चीज है। और हमारा मार्केट प्राइस क्या होता है? आपका उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। फैक्टर प्राइस में आपका टैक्स इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ फैक्टर प्राइस क्या? जितना बनाने में आपका खर्च लगा, उसको हम क्या कहेंगे? सिर्फ फैक्टर कॉस्ट कहेंगे। तो उसी तरीका से हमारा
अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें प्राप्त सब्सिडी शामिल है क्योंकि ये उत्पादन में प्रवेश इनपुट है। यानी सरकार अब आप मदद कर रही है कि बनाने में जितना खर्च आपको लग रहा, हम थोड़ा सा इसमें क्या कर देते हैं, मदद कर देते हैं। तो वही आपका क्या हो जाएगा, इसमें हमारा सब्सिडी ऐड होगा। तो इसलिए फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जितना मार्केट प्राइस था उस इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर लेंगे, तो ये आपको फैक्टर कॉस्ट होगा। ये सब नॉर्मल और छोटा छोटा फॉर्मूला पूछ देता है। हाँ किसमें, हाँ फैक्टर कॉस्ट, हाँ पूरा ऐड होगा। फैक्टर कॉस्ट में मैंने अभी क्या क्या बताया, आपने जो बनाने में कच्चा माल लिया, लेबर को जो आपने दिया, वो मशीन का जितना चार्ज हुआ, आपका जो प्रॉफिट हुआ, और साथ में आपने इसके लिए क्या किया था, एक लोन लिया होगा, तो लोन लेने के लिए उसके एवज में जो ब्याज दिया होगा वो, ये सब इंक्लूडेड होता है इसमें, वही फैक्टर कॉस्ट में काउंट होता है। हाँ प्रॉफिट भी, आपने बनावट में जितना लागत लगाया, इसको लागत लगाया बनाने में, आपने क्या जोड़ा था, मैटर प्राइस में क्या जोड़ा था, जितना लागत लगा वो प्लस टैक्स, प्रॉफिट उसमें नहीं ना जुड़ा था, ये प्रॉफिट इसी में जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट इसी में जुड़ा हुआ है। और मैंने फैक्टर कॉस्ट के बारे में बताया कि क्या क्या चीज से मिलकर फैक्टर कॉस्ट बना है, कच्चा माल से लेकर के मशीन का, लेबर का, आपका लाभ कितना हो रहा है, आप इस पे ब्याज कितना दिए हैं, वो सब ऐड होकर के आपका फैक्टर कॉस्ट बना। तो वही चीज हमारा ये होता है, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है सिंपल, तो मार्केट प्राइस दिया रहेगा और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स जितना रहेगा वो, और सब्सिडी को ऐड कर लेंगे तो फैक्टर प्राइस वो निकल जाएगा। नेक्स्ट में एक होता है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार्ट कर देता हूं, ये आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं। मूल्यह्रास जिसको हम कहते हैं डिप्रेसिएशन, सिंपल सी बात है। डिप्रेसिएशन क्या होता है, मान लीजिए कि इस पेन को बनाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत है, ट्रैवल करने के लिए गाड़ी की जरूरत है, और हम बनाने के लिए इसमें कच्चा माल लगा दिए, सब कुछ लगा दिए, लेकिन इसको बनाने में हमें मान लीजिए कि एक पेन बनाने में 40 रुपए खर्च हुआ। लेकिन याद रखिए, इसको पेन बनाते बनाते वो मशीन घिसेगा कि नहीं घिसेगा, खराब होगा। गाड़ी यहां से वहां गया तो हो सकता है कि वो भी खराब हो। तो उसमें से आपने इसका, आपको लाभ सब जोड़ करके आपने इसका 40 रुपया रखा है। लेकिन अब क्या कहें, आप कहें कि नहीं, इसको हम बनाने में लागत 40 रुपया, हम इतना इतना कर रहे हैं, लेकिन आप ये तो ध्यान दीजिए कि आपका उसमें कुछ पैसा निकालने के लिए भी बनता है। कैसे, मान लीजिए कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने में आपको 100 रुपया की लागत लगी, 100 रुपया लगा। 100 रुपया आपने, 100 रुपया का इसका मूल्य है, सीधा बता देता हूं, मूल्य बता देता हूं, यहां पे लागत से अच्छा इसका मूल्य बता, इसका वैल्यू आपने 100 रुपया रखा, इसकी वैल्यू है 100 रुपया। तो आप कहे, अरे 100 रुपया वैल्यू, हम देखो हम 100 रुपया वैल्यू दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम में दिखाया गया कि हम टोटल साल भर में 100 रुपया हम कमा लिए, टोटल साल भर में 100 रुपया कमा लिए। तो इकोनॉमिस्ट कहेगा कि भाई 100 रुपया तो आप हमको दिखा रहे हो कमा लिए, लेकिन इस कमाने के चक्कर में आप जिस चीज से कमाए हो उसमें नुकसान हुआ होगा। कैसा, आपका मशीन घिस गया होगा, गाड़ी खराब हो गई होगी, उसका पैसा तो आप इसी से चुकाए होगे ना, घर से चुकाए हो, किससे चुकाए हो, इसी से चुकाए होगे। तो इससे मान लीजिए कि आपका जो किसी मशीन का, मशीन जो है, मशीन खराब होने पे, घिस जाने पर उस पर आपने 20 रुपया इसमें जोड़ दिया। तो अब बताइए कि जो टोटल ऑफ वैल्यू कितना आ गई, 100 में से 20 के कितना आ गया, 80 आ गया। तो यही चीज डिप्रेसिएशन होता है। डिप्रेसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। कितना आपका जो लागत था, जो आपका वैल्यू था, उसमें कितना पैसा आपका मशीनों में चला गया, घिस पिट गया, डैमेज हो गया, उसमें चला गया, उसको निकालने को हम डिप्रेसिएशन कहते हैं। जैसे डिप्रेसिएशन ऑल्सो नोन एज द कंजप्शन ऑफ अ फिक्स्ड कैपिटल रिफर्स टू द लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट से उसमें से जितना लॉस हुआ है, फिक्स्ड एसेट था 100, उसमें से लॉस कितना हुआ है, 20। तो लॉस हुआ ड्यू टू वियर एंड टीयर, एक्सीडेंटली डैमेज एंड एब्सोलेंस। जैसे कि मूल्यह्रास, जिसे निश्चित पूंजी की खपत के रूप में भी जाना जाता है, टूट फूट जाना, आकस्मिक क्षति और अप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में होने वाली हानि को संदर्भित करता है। आपका जितना वैल्यू था उसमें से आपने 20 रुपया का आपने मशीन के खराब होने पे, घिस फिट जाने पे लगा दिया, तो ये 20 रुपया आपका डिप्रेसिएशन कहलाया। क्या कहलाया,
डिप्रेसिएशन कहलाया। तो ये डिप्रेसिएशन पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ये सब वर्ड आपको आगे आएगा जब मैं नेशनल इनकम बताऊंगा तो उसमें वर्ड ये सब आपका रिपीट होगा। डिप्रेसिएशन क्या है, क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये सब के बारे में आएगा। ओके, तो ये सब वर्ड्स जानिए कि डिप्रेसिएशन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट में हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको समझना है। इसका डायग्राम लेके आया था सर, ट्रांसफर, ओ सेट सेट सेट, ओके। देखिए ये बताता हूं, इसको समझना बहुत सिंपल है, लेकिन नेट फैक्टर इनकम का, फैक्टर इनकम पहले समझना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम से पहले फैक्टर इनकम समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। मान लीजिए कि ये अपना ये देश है भारत, मान लीजिए कि ये भारत देश है और भारत देश में ये इंडिया। अब कोई देश, कोई भारतीय लोग, कोई भी इंडियन लोग विदेश में रहते हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे इंडियन जो है विदेश में रहते हैं, ये हमारा बहुत सारा विदेश है यानी दूसरा देश है, और यहां पे इंडियन रह रहे हैं। अब इंडियन रह रहे हैं तो इस देश में ये कमाते होंगे और कमाने के बाद भारत में पैसा भेजते होंगे। भारत में जितना भी पैसा वो भेजे, ये भारत में पैसा भेजे, तो ये भारत में जब पैसा आता है इसको रेमिटेंसेस कहा जाता है, और वही एक और कहते हैं फैक्टर इनकम कहते हैं। विदेश के द्वारा, विदेश में काम करके कोई भारतीय व्यक्ति जो पैसा कमा करके भारत में भेजता है तो वो आया हुआ फैक्टर इनकम कहलाता है। ये आया हुआ मतलब हमारा भारत में इन किया हुआ हमारा फैक्टर इनकम, आया हुआ फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम। अब ये तो हमारा विदेश से जो हमारे भारतीय लोग विदेश में हैं और यहां से विदेश से पैसा इंडिया में लेके आ रहे हैं, तो ये फैक्टर हुआ, फैक्टर इनकम का आया हुआ यानी इन किया हुआ फैक्टर इनकम है। लेकिन इंडिया में भी तो कुछ लोग विदेशी रहते हैं ना। इंडिया में भी कुछ लोग क्या रहते हैं, विदेशी रहते हैं, और वो विदेशी यहां पे रह करके ये कमा करके अपना पैसा कहां भेज रहे होंगे, विदेश में भेज रहे होंगे ना, यहां से कमा करके विदेश में भेज रहे होंगे। तो ये भी फैक्टर इनकम है, ये फैक्टर इनकम है, लेकिन कैसा, ये आउट फैक्टर इनकम है, मतलब गया हुआ फैक्टर इनकम, ये आउट फैक्टर इनकम है। ठीक है, या इसी को हम फैक्टर इनकम फ्रॉम द इंडिया टू अब्रॉड कहते हैं, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, इसी को कहा जाता है। अब हमारा क्या हुआ कि अब जितना पैसा आया, मान लीजिए कि आया हुआ पैसा कितना है, 100 रुपया, सबसे मिलाकर के मान लीजिए कि आया कितना इंडिया में, 100 रुपया, और इसने हमारा जो विदेशी लोग भारत में बैठे हुए थे वो पैसा कमा करके भेजे कितना रुपया, 60 रुपया। तो बताइए कि हमारा नेट फैक्टर इनकम क्या होगा। तो नेट फैक्टर इनकम क्या होगा, जो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू आएगा क्या, NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या होगा, अब्रॉड। इसी को कहा जाता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया, अब्रॉड टू इंडिया जितना आया 100 आया था, और फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड कितना गया था, 60 गया था, माइनस कर देंगे तो NFIA निकलेगा, यानी नेट फैक्टर इनकम और हमारा फ्रॉम अब्रॉड, ये वैल्यू हमारा आएगा। ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का वैल्यू क्या होता है, तो ये वैल्यू रहता है जितना हमारा कमा के बाहर भारतीय लोग विदेश से पैसा लाए और विदेश से विदेशी लोग भारत से पैसा लेके गए, दोनों को सिर्फ माइनस कर देना है, ये हमारा आ जाएगा, सिंपल सा। ये सब वर्ड आपको आएगा। देखिए आपको जीडीपी समझने के लिए सब वर्ड आएगा कि अरे यार पैसा तो हम इतना कमा ले, लेकिन जा भी तो रहा है, खर्च भी हो रहा है, इन टैक्स भी लग रहा है, यहां तक कि आप बात कर रहे हैं कि हमारा डिप्रेसिएशन भी हो रहा है, और फैक्टर इनकम भी हमारा देखो कि भाई पैसा कमा भी रहे हैं लेकिन कोई जा भी रहा है बाहर, सब चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जीडीपी हम देख पाएंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है।
देखिए भारत ने मान लीजिए कि इस साल 100 रुपया पूरा इनकम किया, नेशनल इनकम हमारा 100 रुपया, लेकिन 100 रुपया हमारा कुछ जगह पैसा ऐसा जगह लगता है जिसके कारण वो पैसा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे वापस नहीं आए। जैसे कि सरकार ने स्कॉलरशिप आपको दे दिया, सरकार ने आपको विकलांग के लिए मदद कर दिया, क्या उस वो पैसा जहां इन्वेस्ट किए हैं, क्या उस पैसा से पैसा बन सकता है? नहीं बन सकता है। वो पैसा से पैसा तो नहीं बन सकता। अगर मान लीजिए कि उसने रोड बनाया है तो उससे पैसा आ सकता है। रोड बनाया तो क्या उसका हम टोल टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते हैं, उससे पैसा आ सकता है। उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, उससे पैसा आ सकता है, बहुत जगह से पैसा आ सकता है। लेकिन उन्होंने किसी विकलांग को मदद किया है, हम लोग को क्या क्या स्कॉलरशिप दिया है, उससे उसको इनकम फिर से होने वाला नहीं है। तो भारत के द्वारा, किसी भी देश के द्वारा अपने इनकम में से वैसा पैसा को दे देना जो कि हमारे किसके लिए हो, स्कॉलरशिप के लिए हो, गिफ्ट के लिए हो, डोनेशन के लिए हो, तो वो पैसा को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। कौन सा पेमेंट कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। पूछेगा ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, तो ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर टू दोज यूनिलेटरल पेमेंट्स corresponding to which there is no exchange of goods of service। यहां पे कोई भी एक्सचेंज गुड्स ऑफ सर्विस का नहीं हुआ, हमने सिर्फ पैसा दिया है, उसके एवज में कुछ लिया नहीं है, न सर्विस लिया है न कुछ गुड्स लिया है, तो कोई एक्सचेंज नहीं हुआ हो, जैसे कि स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशंस एक्सेट्रा। तो ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ये भी हटा दीजिए। तो याद रखिएगा, पैसा कमा तो लिया लेकिन वो फिर कहां चला गया? स्कॉलरशिप ये सब में चला गया, तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बोलिए। कौन सा दान देते हैं? तो दान नहीं देते हम लोग, इंटरेस्ट पे देते हैं। कोई देश दान नहीं देता, इतना भी पागल नहीं है। हाँ, जैसे कि कोरोना के टाइम में हम लोगों ने दिया था, तो कोरोना के टाइम में तो नहीं, वो नहीं हुआ हम लोग, हाँ वो ट्रांसफर पेमेंट पे चला गया। हाँ, उससे हमको फायदा मिलता है, वो जो पैसा हमको दिया उससे हमें फायदा मिलता है। अगर माने उसने पुल बनाने में मदद किया तो पुल से हमें पैसा तो आएगा ना। हाँ, वो दोनों अलग अलग चीज है। तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब ये हुआ कि जिससे हम ऐसा पैसा जो कि हम गिफ्ट में या स्कॉलरशिप में या डोनेशन में दे दिया जाता है, उसको नेशनल इनकम में याद रखिएगा, उसको हिस्सा नहीं बनाया जाता है। और मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि नेशनल इनकम से एक दो क्वेश्चन पूछता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफर पेमेंट का नेशनल इनकम का हिस्सा है? तो नहीं, ट्रांसफर पेमेंट मतलब समझिए कि किसी की मदद कर रहे हैं। तो ओके, अब हमारा एक और वर्ड आएगा, व्हाट डू यू वांट विद द नॉर्मल रेसिडेंट। ये आप लोग पे उंगली खड़ा करने वाला है चीज। नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा? देखिए, सिंपल सी बात है, वैसा पर्सन जो भारत को कमा के देता हो। सिंपल सा समझिए, चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, जो भारत को कमा के देता हो वो समझिए कौन सा है, वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, यानी सामान्य नागरिक। क्या आप सामान्य नागरिक हैं? आप नागरिक हैं, लेकिन अगर सामान्य नागरिक बनना है तो भारत को कमा को देना पड़ेगा। कोई विदेश उसको नल्ला कहते हैं ना। अरे वाह, क्या बात है, यहां पे वही डिफिनेशन लिखना चाहिए था। तो सिंपल सा नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कोई भारतीय हो या विदेशी हो। आपसे ये पूछ देगा कि अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हैं और कोई आप पैसा कमा नहीं रहे हैं तो आप क्या हमारा नॉर्मल रेसिडेंट में आ गए? तो नहीं, आप नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं है। सिंपल सा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी वैसा चीज हो, वो भारत में है या भारत का हो या विदेश का हो, और भारत के इनकम में हिस्सा बनता हो, तो वो नेशनल रेसिडेंट कहलाता है, नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। जैसे कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ पर्सन, इंस्टीट्यूट, पर्सन और या इंस्टीट्यूट हो सकता है, दैट नॉर्मली resides या located in a country and their economic interest lies in that country। वो भारत का हो चाहे भारत का ना हो, या भारत में रहता हो या भारत में नहीं रहता हो, लेकिन भारत की इकोनॉमी में साथ देता हो, उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, आप देखिए, क्या टिकटॉक चलाने वाले, टिकटॉक तो बंद हो गया ना, इंस्टाग्राम चलता है। इंस्टाग्राम से कोई पैसा कमा के अगर भारत के इनकम में, इकोनॉमी में हिस्सा बनता है, तो बिल्कुल वो नॉर्मल रेसिडेंट है। बताइए, उससे भी गए गुजरे स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
बस याद समझिए कि वैसे चीज जो नॉर्मल रेसिडेंट में हमारा आते हैं, जो कमा कर देता हूं, कोई भी हो सकता है, पर्सन या कोई कंपनी भी हो सकता है, या रेसिडेंट जरूरी नहीं कि वो हमारे सिटीजन हो। और रेसिडेंट को आप समझ मत लीजिए कि वो सिटीजन होगा। जो पैसा कमा के देता है, क्या उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा? कोई कोई देश देता है, कोई कोई देश देता है कि अगर आप पैसा कमा के दे रहे हैं ना, तो आपको हम तुरंत नागरिकता दे देंगे। लेकिन भारत इसे नहीं कहता है। भारत को नागरिकता लेने के लिए बहुत 5 स्टेप को पूरा करना पड़ेगा, और वो स्टेप पूरा हो जाएगा तभी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। इतना आसान नहीं। अगर भारत का नागरिक बन गए तो दूसरे देश का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। आप गलती से दूसरे देश का नागरिकता बन गए तो भारत की नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। तो भारत की नागरिकता छोड़ने का मतलब बहुत कुछ है। आप यहां पे आए नहीं, एनआरआई नहीं, एनआरआई के भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन 180 दिन से ऊपर के भी विदेश में रहते हैं, उसको एनआरआई कहते हैं। एनआरआई का मतलब वैसे पर्सन जो भारत के नागरिक हैं लेकिन भारत से बाहर 180 दिन से ऊपर रहते हैं। बिजनेस के मामले में, किसी के मामले में, बिजनेस के मामले तो उससे पैसा भारत में आता है, उसको एनआरआई कहते हैं। नहीं, हाँ, वीजा पे रहता है, टैक्स पे कराता है, पैसा वाले आदमी है भाई। एनआरआई का मतलब क्या? पैसा वाला आदमी। अब कोई नेपाल में रहता वो बात नहीं है। नेपाल वाला कहेगा कम एनआरआई है, उसको क्या मतलब, कुछ भी। तो इसमें यह चीज होता है, नॉर्मल रेसिडेंट उनको कहा जाएगा। नेक्स्ट में हमारा नेशनल इनकम, फैक्टर इनकम्स एंड अ नॉर्मल रेसिडेंट। अभी जो मैंने अभी बताया, नॉर्मल रेसिडेंट ये जो पैसा कमा के देता हो, जिसके पास पैसा ना हो, समझ गए, वो आप भारत के नागरिक के तो कहलाएंगे लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वही चीज है। फैक्टर इनकम का मतलब वही चीज मैंने बता दिया कि जितना प्रोडक्शन में मदद करते हैं इसके लिए होता है, वही हमारा मदद करता है। जो फैक्टर इनकम के साथ ही हमारा मदद करेगा, पैसा हमारे इकट्ठा करने, वही तो हमारा नेशनल इनकम में साथ देगा। ये आपको आगे समझ में आएगा थोड़ा। अब देखिए हमारा नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं, कितने तरीका से मेजर करते हैं, कितने तरीके से मेजर करते हैं? जनरली 2, और भी तरीका हम दिखाएंगे, लेकिन 2 तरीका तो पहले देख लीजिए। पहले क्या है, एक होता है जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अब जीएनपी और जीडीपी में बहुत, कोई जीडीपी दिखा के आपको मतलब हाँ जनता को खुश कराया जा सकता है, लेकिन जीएनपी देख करके कहे अच्छा ऐसा है, रियल तो ये वाला खेल खेल रहा है। तो वो दोनों की बात चलेंगे, जीडीपी और जीएनपी पे। तो चलिए सबसे पहले जीडीपी पे चलते हैं कि जीडीपी क्या होता है। थोड़ा टाइम हमको पहले निकलना है, आज 11:30 हो गया। मैं जीडीपी थोड़ा बताता हूं क्योंकि आज नीट का एग्जामिनेशन है ना, हमारी सिस्टर को लेके जाना है उस पर। हाँ, हाँ, तो उसको पहुंचना है 1 बजे पहुंचना है, तो यहीं घर के बाजू में थोड़ी सेंटर रहता है। घर के बाजू। हाँ, आज तो नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं ना साहब। आप मोदी जी नहीं, पटना में आ रहे हैं, ये क्या कंकड़बाग, ये खेल परिषद नहीं है? अरे पाटलिपुत्रा जो स्टेडियम है ना, नाम सुने हैं? हाँ, तो वहां पे मोदी साहब आ रहे हैं, तो आप लोग जाइए एक बार, स्वागत आप लोग का वेट कर रहे होंगे, स्वागत कीजिए उनका। तो इसमें तो पूरा वहां जाके देखिए ना, जो भीड़ लगा हुआ है। मैं ऐसे से घूम के आया हूं, उधर से जाने ही नहीं दे रहा है कोई गाड़ी को, उधर एंट्री नहीं दे रहा है उधर, पता नहीं क्या। और भी कुछ कुछ लोग आ रहे होंगे, खाली मोदी साहब थोड़ी आएंगे, और भी कोई कोई आ रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम है ना, 14 तारीख से प्रोग्राम है, उससे पहले कुछ और कुछ है, तो उसके लिए वही चीज आ रहे हैं। आप लोग न्यूज नहीं सुने हैं? पता नहीं, अब कहीं पलट दिए, आज की जगह कल भी आ सकते हैं, उनका क्या पता है। उनको तो बस देखिए कॉल भी आ गया, तो एक काम करते हम कल ही बता पाऊंगा, आज छोड़ देता हूं। अच्छा, इसमें तो हम एक्चुअली अगर कोई थोड़ा सा भी, अगर आप थोड़ा सा भी समझ सकते हैं ना, तो जीडीपी को पढ़ के पता कर लेंगे जीडीपी है क्या। लेकिन इसको समझाने में काफी अच्छा रहेगा। जीडीपी समझाऊंगा, रियल जीडीपी और हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछता है। दोनों में डिफरेंस भी पूछता है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है डिफरेंस। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एनडीपी क्या होता है,
एनडीपी की वैल्यू, फिर हम बाहर पर ग्रॉस वैल्यू ऑफ जीवीए के वैल्यू हम ये भी जानेंगे, और जीवीए और जीडीपी में क्या डिफरेंस है वो। अच्छा, कोई हमें जीडीपी बता सकता है क्या होता है सिंपल सी भाषा में? हाँ, डिफिनेशन तो लिखा हुआ है, आपको जो जो पॉइंट पढ़ा है उस पॉइंट को माइंड में रख करके इसको बता सकते हैं। बताइए। घरेलू अर्थव्यवस्था जितना दूर एरिया में हम लोग के द्वारा, मतलब इकोनॉमिक जो एरिया होता है, जितना दूर में हम लोग कमाते हैं, जितना भी कमा करके, यानी सर्विस से हो गया या प्रोडक्शन से हो गया, उस गुड्स के प्रोडक्शन या सर्विस के प्रोडक्शन, जितना प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी प्रोड्यूस करते हैं, कहां पर? अपना इकोनॉमिकल एरिया में जितना प्रोड्यूस करते हैं, वो सब के सब हमारा जीडीपी में हिस्सा बनता है, सब के सब जीडीपी का हिस्सा बनेगा। लेकिन यहीं पे जीडीपी एक मार्केट प्राइस से तय होता है। आपको कैसे? मान लीजिए कि ये मार्केट का, अभी आपने जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो इसके प्राइस से पता करेंगे। इसका मार्केट प्राइस मैंने निकालने के लिए क्या बताया, क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? याद रखें, आपने जो वैल्यू इसमें बनाने में खर्च किया था, वो इंटरेस्ट, वो भी सब्सिडी को माइनस कर देना है। तो आप याद है कि वैल्यू इसका और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर के जीडीपी वैल्यू आता है। दोनों को, इसका मार्केट प्राइस कैसे पता चलेगा? जितना आएगा कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों को मिलाएंगे तभी ना आपका जीडीपी आएगा। यानी जीडीपी जो वैल्यू निकलता, आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है उसमें, समझ गए? मतलब आपका क्या, टैक्स भी जुड़ा हुआ है, आपका टैक्स जोड़ करके वही आपको खुश कर देंगे। मान लीजिए कि इस साल के जीडीपी वैल्यू मान लीजिए कि 4,000 करोड़ है, हाँ 4,000 लाख करोड़ रुपया बोल गया कि 4,000 लाख करोड़ रुपया इस बार का जीडीपी है। अगली बार कोई सरकार आया और कहा कि नहीं, मैं 4,010 मतलब 4,000 मतलब 41,000, सिंपल से बात बताते 41,000 करोड़ रुपया का हमारा जीडीपी है। तो आप सोचेंगे कि अरे यार, ये तो बढ़ा दिया उसने, क्या टैक्स बढ़ा दिया होगा? बस टैक्स बढ़ा दिया, वो हो गया। तो आप वही क्या बेवकूफ बनाते हैं सबको, क्या आपको ये बताएंगे कि इतना हमने पिछले साल की सरकार की तुलना में इस साल का हमारा जीडीपी बढ़ गया, लेकिन आप तो देखिए कि टैक्स बढ़ा दिया। तो वही चीज, आपका जो भी मार्केट प्राइस किससे होगा, इस ये जो चीज है वो और मार्केट प्राइस है, वो दोनों को, मार्केट प्राइस और हमारा जो टैक्स, वो दोनों को मिलाकर के जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? जीडीपी होता है। लेकिन जीडीपी की मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए कि इस साल सामान्य, मैं इसको बनाया, पेन को बनाया 2025 में, इस पेन को बनाए हैं, ध्यान से सुनिए, 2025 से 26 का भी ईयर चल रहा है, तो इसमें इस पेन को बनाया है, और इस पेन का इस साल प्राइस 40 रुपया है। अच्छा, इस प्राइस पे जब हमने इसको निकाला तो इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या कहेंगे? नॉमिनल। फिर से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं। इस साल मैंने इस पेन को बनाया, इस साल इस पेन की कीमत, कॉस्ट कितना है? 40 रुपया, और मैंने टैक्स को जोड़ दिया 10%, तो आपका मार्केट प्राइस कितना हो गया? 50 रुपया। इस साल बनाया और इस साल के प्राइस के हिसाब से देखा तो इसका जो जीडीपी वैल्यू आएगा उसको बोलेगा नॉमिनल जीडीपी। लेकिन हर साल एक अपना, एक जो भी निकाला तो एक बेस प्राइस से निकाला जाता है। तो बेस प्राइस क्या होता है? आज से 3-4 साल पहले का, 5 साल पहले का। तो हमारा अभी का जो बेस प्राइस होता है 2011 से 12 का। बेस प्राइस कौन सा है? 2011 से 12 का। अब क्या हुआ, 2011 में इस पेन का हो सकता है कि कॉस्ट हम जब अभी 40 रुपया, तो उस समय उसमें 30 रुपया होगा। 10 रुपया आपने जोड़ दिया, क्या चीज? टैक्स जोड़ दिया, तो आपका 40 रुपया हुआ। अभी कितना हुआ? 50 रुपया। और उस समय के बेस प्राइस से देखे तो कितना हुआ? 40 रुपया। तो उस जीडीपी को रियल जीडीपी कहते हैं। कब बेस प्राइस पे कोई निकाला जाता है, देखिए यहां पे लिखा होगा रियल, तो रियल जीडीपी में क्या होता है, हम कब निकालते हैं? जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस, यानी जो हमारा बेस प्राइस से जो निकलता है वो बेस ईयर प्राइस से निकलता है, उसको कौन सा प्राइस कहते हैं? रियल जीडीपी कहते हैं। और इस साल का, जिस साल आपने मैन्युफैक्चर किया, उस साल के मार्केट प्राइस से आपने जब जीडीपी निकाला, उसको कौन सा जीडीपी कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी। अब कहेंगे ऐसा क्यों करते हैं?
बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं। आपने सोचा कि क्यों ऐसा निकाला गया? रियल जीडीपी कब का है हमारा? ये रियल जीडीपी बेस ईयर को लेकर, किसको लेकर को? और ये वाला नॉमिनल जीडीपी अभी प्रेजेंट ईयर को लेकर। प्रेजेंट ईयर में हमने ये पेन का कीमत कितना बताया? 50 रुपया। 50 रुपया इसका क्या आया? जीडीपी। और इसमें कितना आया? 40 रुपया। तो आपको कि निकालने की क्या जरूरत है? इसलिए निकालते हैं क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस देखिए, यही आपको इन्फ्लेशन बताता है, महंगाई बताता है। क्या बताता है? महंगाई। कितना हो गया महंगा। यानी इसी पेन का पेन में हम कोई चेंज नहीं किए हैं, पेन वही है, पहले मिलता था 40 में, अब मिलता है 50 में। तो उसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। इसी से इन्फ्लेशन देखा जाता है। हाँ वो बताएंगे, अभी तो नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे। तो आपको हम जीडीपी के बारे में डिटेल्स में अगले क्लास में बताऊंगा। अभी बहुत कुछ जीडीपी में तो मैंने सिंपल अभी बताया। जीडीपी में आपको जीएनबी लेकर के सब जानना है कि जीडीपी में कैसे कैसे आता है। तो यहां से मैं अगले क्लास में बताऊंगा, एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसको, इसमें और ऐड कर दूंगा। ठीक है, कितना बजे?